नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। आप देख रहे हैं लगातार आज दिन भर किसान पंचायत आज तक पर। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। हल्ला बोल के हम शुरुआत करें उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। किसानों के तेवर कृषि कानून को लेकर और सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों ने अब 14 दिसंबर को भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। वहीं स्पष्ट किया है कि वो बातचीत के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अब वो भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन बातचीत से पहले कृषि के 3 कानूनों को रद्द करने को लेकर ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब और तारीखें नहीं, बल्कि सरकार ये डिसाइड करे कि वो तीनों कानूनों को रद्द करेगी। आपको बता दें कि आज 17वां दिन है किसान आंदोलन का। दिल्ली बॉर्डर पर तमाम अलग अलग हिस्सों में किसान डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। लगातार उनकी तादाद बढ़ती भी चली जा रही है और अब भूख हड़ताल करने की धमकी दी है किसानों ने। पहले कृषि कानून को रद्द करने पर होगी बात, उसके बाद ही हम अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, ये स्पष्ट दो टूक कहा है किसानों ने। कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी, हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते, उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने फैसला किया है 14 दिसंबर को भूख हड़ताल करेंगे किसान। स्पष्ट दो टूक कर दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, उनका ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और अब तो आर पार की लड़ाई के मूड में किसान नेता दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार नेता प्रवक्ता इस वक्त अभय दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, 6 दौर की लंबी चौड़ी बातचीत हो गई। आज 17वां दिन आंदोलन का, कोई रास्ता नहीं निकला और अब तो किसानों ने कह दिया है कि 14 तारीख से वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। यानी कि मुश्किलें सरकार की अब और ज्यादा बढ़ती हुई। देखिए, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, खुले मन से बात कर रही है। कई राउंड की बात हुई। अब जैसे आप ही दिखा रहे थे, अब उन्होंने ये कहा जी 3 तो हमारी ये मांग हुई, फिर हम आगे की मांग रखेंगे। अरे भाई, मैं तो विनम्रता से पूछ रहा हूं, एमएसपी आपकी मांग थी, सरकार लिखित में इंश्योरेंस देने को तैयार है। अभय जी बता दें। अच्छा, एक बार हमने मान लिया हाइपोथेटिकली कि कानून रद्द हो गए, तो एमएसपी का कानून बन गया क्या? एमएसपी तो कानून नहीं था ना। तो एमएसपी का कानून बनना और ये कानून का रद्द होना, आपस में क्या संबंध है? अब दूसरी बात, आज ही सुरजेवाला जी आपके पंचायत कार्यक्रम में आए थे, क्या बोल रहे थे? सरकार को तो कृषि पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। कैसे बना दिया? ये तो व्यापार वाले एंगल पे बना दिया। तो भाई अभय जी, मैं पूछना चाहता हूं, यदि हमें अधिकार नहीं है बकौल सुरजेवाला जी, और एमएसपी का कानून इन कानूनों के हटने से भी नहीं आएगा, तो बना दीजिए ना अपने राज्य में, कौन रोक रहा है? या कह दीजिए सुरजेवाला जी गलत बोले थे। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा है कि दरअसल बहुत सारी दीवारें अलग अलग सेक्टर्स के बीच में खड़ी थी, जिनको ढहाने का काम हमने किया है और उनके बीच ब्रिज बनाने का काम किया जा रहा है और कृषि कानून किसानों के हित में ही बनाए गए हैं। इस पर भी आपका जवाब अभय दुबे जी। चित्रा जी, देखिए, जो पले भंवर तूफानों में जो डटे प्रबल मझधारों में, वो डरेंगे क्या सरकारों से? कितनी शर्मनाक बात है। मैं सुधांशु जी को याद दिलाना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी ने फिक्की से बात की। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया था, टास्क फोर्स बनाया और पहली मीटिंग फिक्की के साथ की और यह तय किया गया मॉडल एक्ट 2003 एपीएमसी का देकर के कि राज्य अपने आधार पर हम मॉडल एक्ट देते हैं, क्योंकि एपीएमसी राज्यों का अधिकार है। हाँ, रणदीप सुरजेवाला जी ने ठीक कहा, एग्रीकल्चर 7 शेड्यूल एंट्री 14 राज्यों का अधिकार है। आप व्यापार पर कानून लेकर आए सुधांशु त्रिवेदी जी। आपने एक सवाल खड़ा किया कि एमएसपी पर कैसे पृथक से राज्य सरकारें तय कर दे। नहीं साहब, आप नहीं जानते, सारा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट है। ये केंद्र सरकार तय करती है कि एमएसपी पर खरीदना है और कितना खरीदना है और क्यों खरीदना है, वो मैं बताता हूं। एक तो कंटेंजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए खरीदा जाता है, और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, जिसको आदरणीय सोनिया गांधी ने 86 करोड़ लोगों तक उसका दायरा बढ़ा दिया था सुधांशु त्रिवेदी जी। तो हम एमएसपी का जब सवाल
सवाल खड़ा करता है किसान, तो वो ये कहता है कि जब आप निजी क्षेत्र में भी इस कानून के दायरे को, एमएसपी में कानून सम्मत प्रावधान पार्लियामेंट में जाकर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, मैं बताता हूं। आपने पूछा कि क्या संबंध है इस कानून से एमएसपी का, तो मैं बताता हूं। क्योंकि आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया और उसमें यह तय कर दिया कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम जो होंगे उसमें 50 से 100% तक कीमत नहीं बढ़ जाए, तब तक निजी पूंजीपति जितना चाहे संग्रहित कर लें। तो वो करते क्या है, संग्रहण करके रखते हैं और ऐसे समय फसल बाजार में उतार देते हैं जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और बाजार तोड़ देते हैं। ये क्यों कह रहा हूं चित्रा जी, मैं सुनिए, एक 10 सेकंड और दीजिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सुधांशु जी को जानना चाहिए कि एमएसपी पर खरीद जो होती है, बकोल शांता कुमार कमेटी, इन्हीं की कमेटी, उन्होंने बताया कि 6 से 8% तक ही उत्पाद का एमएसपी पर खरीद होता है, बाकी सारा का सारा किसान बाजार के भरोसे होता है। और ये मैं अकेला आरोप नहीं लगा रहा हूं, लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट 2020-21 की रबी फसल की उठाकर देख लीजिए, उसने तो खुद अपनी ही मोदी सरकार पर आरोप लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा था कि हम दाल बहुत हजारों करोड़ रुपए की खरीदें, तो प्रधानमंत्री जी दाल जाती कहां है? वो दाल बाजार में सरकार उतारती है ऐसे समय जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और दालों के भाव तोड़ दिए जाते हैं और 2,30,000 करोड़ रुपए का जो दाल का स्कैम देखा है, इसका जवाब ले लेती हूं अभय दुबे जी। अभय जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब दीजिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी, थोड़ा अलग जाते हुए, 2019 में 2014 के मुकाबले 8% ज्यादा किसानों ने सरकार यानी कि एनडीए के पक्ष में वोट दिए थे। अब इस तरह की स्थिति सरकार क्यों बना रही है किसानों के लिए कि बीते 17 दिनों से ठंड बढ़ती हुई चली जा रही है, आज बारिश भी हुई है राजधानी दिल्ली के इलाकों में, और बीच का कोई समाधान जल्दी निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए, अभी जो अभय जी ने बोला, अब चित्रा जी आप स्वयं देखिए, आप अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब भैया सुरजेवाला सही बोल रहे हैं, अभय दुबे सही बोल रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा केंद्र सरकार बना नहीं सकती, इन्होंने घुमा फिरा के ये कह दिया कि केंद्र ही सरकार बना सकती है और वही सब कुछ तय कर सकती है। अब फिर मैं पूछता हूं, अगर केंद्र ही सब कुछ तय कर सकता है तो ये केरल में एपीएमसी एक्ट कैसे खत्म है बताइए? केंद्र ने खत्म किया है, जहां से श्री परम आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, कांग्रेसियों के लिए अभिनंदनीय राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां एपीएमसी एक्ट किसने खत्म किया है? चलिए, आपने ये बात कही, अभी तो 6% किसानों को मिलता है, पंजाब में फल और सब्जी पे खत्म कर रखा है, क्यों नहीं लागू किया? वहां क्यों खत्म कर दिया है भाई? केंद्र की अनुमति लेके खत्म किया है क्या? इसीलिए कहते हैं ये टोटली दोहरा चरित्र है। अब एक और बात देखिए, इन्होंने कहा कि अगर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाएगा तो उसके बाद वो लोग स्टोर कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको निकाल कर गलत समय पे करेंगे। ये बताइए, ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट यानी खाद्य और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया था, जब हम गेहूं और चावल भी आयात करते थे। उसके बाद हमने बचपन में खूब पढ़ा और आप लोग खूब छाती ठोकते थे, इंदिरा जी के जमाने में ग्रीन रिवोल्यूशन आ गई, हरित क्रांति, और उसके बाद हम अनाज में आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद भी स्टोरेज पे समस्या रहनी चाहिए थी, तो दो में से एक बात मान लीजिए कि आत्मनिर्भर नहीं हुए थे, हो गए थे, तो फिर स्टोरेज की समस्या खत्म हो जानी चाहिए थी। तीसरा, शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तो याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इतना ज्यादा अनाज स्टोर हो गया है कि स्टोर की जगह नहीं बची है, खुले में पड़ा सड़ रहा है। चूंकि खुले में पड़ा सड़ रहा है तो कृपया गरीबों में मुफ्त बांट दीजिए बजाय उस अनाज को सड़ाने के। और उस समय भी खाद्य और आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा था, चलिए वो भी मान लिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग का उद्योगपति कौन है? सबसे बड़ी कंपनी पेप्सी। उसके साथ भारत की किस राज्य सरकार ने ज्वाइंट वेंचर किया? सबसे पहले पंजाब ने 1988 में, स्वर्गीय राजीव गांधी के जमाने में, और अभी मार्च 2019 में अमरिंदर सिंह ने किया। वाह भाई वाह, छुटके छुटके के लिए तो किसान को खा जाएंगे और इतना बड़का वाला आएगा जो दुनिया का सबसे बड़ा है वो नहीं खाएगा। तो ये जो इनकी एक विचित्र प्रकार की बात है। अब मैं दूसरी बात भी कह देना चाहता हूं, सुधांशु जी, इनका तो दोहरा चरित्र है, लेकिन किसान आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं? 35 से 40 अलग अलग संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता वो डटे रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं। देखिए, मैं यहां फिर विनम्रता से बात कहता हूं, देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य, इन 36 में से कितनी जगहों पे किसान आंदोलन हो रहा है ये बताइए? इन्होंने तो कहा था ना कि जयपुर दिल्ली हाईवे जाम कर देंगे, 4 दिन पहले हो गई जाम। तो भाई आपके राजस्थान में अभी जिला पंचायत हम जीते, अरे हमें तो ध्वस्त हो जाना चाहिए था जिला पंचायत में, जहां पर कि 90% किसान होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारी तो लुटिया डूब जानी चाहिए थी। पूरे भारत में अगर किसी बड़े राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है तो बिहार, जहां 88 से 89% ग्रामीण है, हमारा तो बेल्ट बच जाना चाहिए था।
परंतु आज ऐसा राहुल क्यों गांधी नहीं हुआ ने मान्यवर? ट्वीट तो ये किया विचार है। चित्रा जी, राहुल गांधी का चित्रा ट्वीट जी, है कि चित्रा जी। दरअसल किसान पंजाब जितना आय चाहते हैं वहां के किसानों जितना, लेकिन सरकार बिहार के किसानों जितना आय की व्यवस्था करके आगे बढ़ रही है। उन्हीं का ट्वीट। चलिए इस पे भी एक चित्रा जी, जवाब दे दूं। मैं आपको तुरंत आ रही हूं, एक मिनट, जवाब तुरंत दो। आ रही हूं। मैं हाँ। जवाब दे दूं तब हमें दीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2006 में मंडी एक्ट खत्म हो गया था बिहार में, ठीक है। ये 2015 से 17 जब कांग्रेस सरकार में शामिल थी तो बिहार में कृषि मंत्री कौन था? कांग्रेस का था ना, जिसने थर्ड एग्रीकल्चर पॉलिसी पर मुहर लगाई बिहार में। यही कहते हैं, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण थे नर न घनेरे। अभय दुबे जी विद्वान है, वो समझ गए होंगे। अभय दुबे जी, उपदेश सरकार के लिए ज्यादा है, खुद के लिए अलग अलग, मतलब दोहरा चरित्र है क्या कांग्रेस का, जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, काट की माला डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनार कपूत। मैं बिहार से प्रारंभ करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, 2006 में जब एपीएमसी एक्ट खत्म हुआ और कांग्रेस की दृढ़ मान्यता है कि राज्य सरकारों का अधिकार है, तब नाबार्ड ने मोदी सरकार की क्या रिपोर्ट दी 15-16 में? उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दुर्गति अगर किसी की है तो वो बिहार के किसान की है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं चित्रा जी आपको। 9000 प्रोक्योरमेंट सेंटर थे सरकारी, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, बिहार में। आज कितने रह गए जब हम चर्चा कर रहे हैं? 1600। 61 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। नीतीश बाबू की सरकार ने अभी कितना गेहूं खरीदा जानती है? सिर्फ 5000 मैट्रिक टन। 65 लाख किसान है वहां पर, 1002 किसानों से खरीदा। मक्का का किसान कहता रहा 1850 रुपए की एमएसपी है, सरकार मक्का खरीद लीजिए। मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, नीतीश बाबू ने हाथ खड़े कर दिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि मक्का का किसान हाईकोर्ट गया, एक दाना इनकी सरकारों ने नहीं खरीदा। मैं विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, आपने केरला का उदाहरण दिया। 2013 में सारे राज्यों को, हमारी सरकार के समय 6 राज्य ऐसे हैं जहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, दादर हवेली, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, केरला और बिहार। लेकिन रिपोर्ट मोदी सरकार ने दी कि केरला की परिस्थितियां काफी अच्छी है। 4 लाख मैट्रिक टन धान का प्रोक्योरमेंट किया और वहां पर फसलों का उत्पादन उस तरीके से नहीं है जिससे कि उत्तर भारत के इन राज्यों में है। आपने आरोप लगाया, मैं गंभीर आरोप लगाता हूं आप पे। मोदी सरकार ने 11वें महीने 2019 में लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उनसे एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो मॉडल मंडी एक्ट 2003 का था, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने डाला था और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने आगे बढ़ाया था, उसमें प्राइवेट मार्केट कम से कम 20 राज्यों ने लागू कर दिया, डायरेक्ट मार्केटिंग 19 राज्यों ने लागू कर दी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 20 राज्यों ने लागू कर दी, ई ट्रेडिंग 12 राज्यों ने लागू कर 15 राज्यों ने लागू कर दी, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस। तो जितने इस कानून के प्रावधान है ना सुधांशु त्रिवेदी जी, वो पहले से चलते आ रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है। ठीक है, मोदी सरकार को क्यों लाने की लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे चित्रा जी, मैं बहुत अच्छी बात सुधांशु जी ने यह भी कहा ना कि हरियाणा और पंजाब के किसानों को अगर हम छोड़ दें या दिल्ली के बॉर्डर वाले हिस्से को छोड़ दें तो देश में और कहां किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इसको पूरे देश से आप लोग जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या किसानों के बल पर अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? नहीं, ये राजनीति नहीं है। किसानों के चूल्हे बुझा करके ये पूंजीपतियों के पेट की भूख मिटाना चाहते हैं, ये हमें हमारा आरोप है। चलाइए ना ट्रेन सुधांशु त्रिवेदी जी, साहसो तो चला कर देखिए। इतना साधन संपन्न नहीं है किसान कि मध्य प्रदेश के दूर क्षेत्र से अपनी गाड़ी करके दिल्ली आ जाए। अरे दिल्ली के दरवाजे पर 2018 अक्टूबर को किसान आया था प्रधानमंत्री जी। उत्तर प्रदेश की सीमा से आपने मार मार कर विश्व अहिंसा दिवस के दिन लहूलुहान कर दिया। तमिलनाडु का किसान महीनों पड़ा रहा, मलमूत्र पीता रहा, गले में नरमुंड की माला डालकर बैठा रहा, आपने उसकी सुध नहीं ली। महाराष्ट्र का किसान 200 किलोमीटर पैदल चला है प्रधानमंत्री जी। मैं आपको एक बात और आगाह कर देना चाहता हूं, ऊंट के पांव पालने में दिख गए थे। 2014 में जब मोदी सरकार आई, चित्रा जी आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, देश के लोगों को सुनना चाहिए। सबसे पहला निर्णय क्या लिया उन्होंने? सारे राज्यों को जून 2014 में फरमान दे दिया कि समर्थन मूल्य के ऊपर किसी सरकार ने अगर बोनस दिया तो उनका समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदना बंद कर दिया जाएगा। क्यों? जबकि उत्तर प्रदेश, सुनिए ना, अभी योगी 14 का आप एग्जांपल देंगे तो फिर एक आंकड़ा क्रॉस क्वेश्चन करते हुए मुझे लाना पड़ेगा। देखिए 2014 में एनडीए को जितना वोट प्रतिशत मिला था 6% ज्यादा उसको 2019 में मिला है, उसमें भी 8% ज्यादा किसानों का है 2014 के मुकाबले। तो 14 की जो नीतियां रही, इसका मतलब यही हुआ ना कि उसका समर्थन करते हुए 19 में किसानों ने या फिर आम लोगों ने ज्यादा समर्थन किया है, उनकी सीटें भी बढ़ गई। कुछ जीत खड़ी की है इन्होंने, किसान की आजीविका की
कि मौत की बुनियाद पर। मैं बताना चाहता हूं, दूसरा उदाहरण सुनिए। जल्दी से दिसंबर सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, 2014, ठीक है। दिसंबर 2014 हाँ। मोदी सरकार भूमि के उचित मुआवजे के खिलाफ एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आई। 2015 सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया कि अगर अपने 50% 14 से आप लोग 2020 का इंतजार कर रहे थे क्या है दुबे जी? आप लोग भी तो समझाने में नाकाम रहे ना लोगों को। आप लोग भी तो समझाने में नाकाम रहे। आप 14 की बात अगर गिनाएंगे 2020 में तो लगेगा ना कि फिर 14 की उनकी नीतियां सही नहीं होंगी, तभी तो मुहर लगा। चित्रा जी, एक उदाहरण और देता हूं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिहार ने नकार दिया। क्यों? क्योंकि 26,000 करोड़ रुपए मुनाफा कंपनियों ने कमाया। आखिरी बात, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी कहते हैं 6,000 रुपए दे रहा हूं। अरे पॉकेट मार लिया किसानों का और टैक्सी का भाड़ा दे दिया उसको। 15,000 रुपए इनपुट कॉस्ट प्रति हेक्टेयर बढ़ गई। डीजल के भाव 25 रुपए बढ़ा दिए। कीटनाशक से लेकर कृषि यंत्रों तक जीएसटी आपने लगा दिया। प्रधानमंत्री जी, ये भुलावे में किसान नहीं रहेगा। काले कानून के यूपीए की कांग्रेस की सरकारों ने किसानों के लिए वो कौन से एग्जाम्पल सेट किए थे जिसका उदाहरण आप आगे देना चाहेंगे? मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। और देखिए, आरोप प्रत्यारोप से इतर 2019 में तो जनता ने आपको चुना, सीधे बीजेपी को 303 सीटें दी, 351 एनडीए को दी, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना सुधांशु जी? कब तक आप कांग्रेस और बाकी पार्टियों को देखते रहेंगे? और किसान अगर देश के किसी भी हिस्से का है, उसकी कुछ समस्याएं हैं, तो उसका समाधान करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोग अब ये भी कह रहे हैं कि दरअसल वामपंथी दलों ने उसको हाईजैक कर लिया है। अब एक नया ही एंगल निकालकर सामने लाई है सरकार। देखिए, मैं अभय दुबे जी के पहले वाक्य से शुरू करता हूं। ये खुद ही बोल गए कि सरकारी रिपोर्ट में आया कि केरल में बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट हुआ है। एपीएमसी एक्ट ना होने पर भी, यही तो हम भी कह रहे हैं, ना होने पर भी किसान की स्थिति भी अच्छी है, प्रोक्योरमेंट भी अच्छा है, जिसको आप नहीं होने देना चाहते हैं शेष भारत में। फिर आपने कहा अनेक राज्यों ने तो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो इस नियम की जरूरत क्या थी? अब देखिए, घनघोर विरोधाभास आपस की बातों में। यानी एक तरफ कह रहे हैं वो वही है और वही है को कहने पे नहीं है। ये कैसी विचित्र बात आप कर रहे हैं? और बिहार में आपने जवाब नहीं दिया कि आपके कृषि मंत्री ने तृतीय स्तर की यानी थर्ड स्टेज एग्रीकल्चर रिफॉर्म को काहे साइन कर दिया था? बाहर आ जाते हैं कि गड़बड़ हो रहा है। हुड्डा कमेटी बनी थी 2010 में, क्या रिपोर्ट दी थी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने? अब दूसरी बात आई है, जो आपने कहा कि वामपंथी, तो हम थोड़ी कह रहे हैं। ये क्या मतलब है? आपको कहना चाहिए कि ये जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, ये शर्जील इमाम और इनके पक्ष वालों के, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, इसमें वारा वारा राव जैसे लोगों का पोस्टर लग रहा है कि इनकी रिहाई की जाए। अभय जी, आपको पता होगा, आप काफी प्रबुद्ध हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है, वारा वारा राव को पहली बार जेल किसने भेजा? कब केस लगा? 1974। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। दूसरी बार केस लगा 1980। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। तीसरी बार 90 के दशक में। प्रधानमंत्री कौन थे? तब नरसिम्हा राव। भैया, जो आपके जमाने में तो जेल जाने लायक थे और हमारे जमाने में बुद्धिजीवी हो गए, और आप कह रहे हैं कि वो बुद्धिजीवी हो गए, और आप कह रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए। और दूसरी बात मैं पूछता हूं, ये फार्मर्स एजिटेशन पे ये कौन होते हैं भाई? कनाडा के प्रधानमंत्री बोलने वाले? स्पेन के नेता कैसे बोल रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया कनाडा के प्रधानमंत्री को कांग्रेस तो नहीं बोलने गई होगी ना कि आप बयान दीजिए। नहीं, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ये वो देश है जिन्होंने WTO में भारत के ऊपर पूरा दबाव बना के रखा था कि हम एमएसपी देने लायक नहीं होते आज, अगर अगस्त 2014 में बाली में WTO में मोदी सरकार चट्टान की तरह नाड़ गई होती। और मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि 2013 जेनेवा में WTO में ये किस सीमा तक झुकने को तैयार हो गए थे, जाके पढ़ लीजिए। और अगस्त 2014 में हमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़कर किस ढंग से उस चीज को सबवर्ट किया है, हमारी आलोचना हुई। अन्यथा हम एमएसपी देने लायक नहीं होते, और वो देश समर्थन करे, तो ये क्या षड्यंत्र नजर नहीं आता है? यानी जो हमें एमएसपी देने से रोक रहे थे, आज इसका समर्थन कर रहे हैं। और एक राष्ट्रीय दल होने के नाते क्यों नहीं दे देते? यही तो किसानों की मांग है कि जब आप एमएसपी दे ही रहे हैं तो उसको कानूनी अमली जामा पहनाने में क्या दिक्कत है सरकार को? अनुचित मानते हैं या उचित मानते हैं, बताइए। देखिए चित्रा जी, एक बात गंभीरता से समझनी होगी। सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान और संवेदनशील प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। केरला एक ऐसा राज्य है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में भी एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की तैयारी कर रहा है, और देश को करनी चाहिए, मैं विनम्रता से कहता हूं। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने CACP को लिखा है,
लागत और मूल्य आयोग को कि मोदी जी आप 960 रुपए गेहूं की लागत बताते हैं, मेरे राज्य में 1033 आती। महाराष्ट्र ने लिखा कि मोदी जी मेरे राज्य में 1600 रुपए आती। मध्य प्रदेश, सारे राज्यों की अलग अलग लागत आती। प्रधानमंत्री जी, एक प्रार्थना थी सारे किसानों की, जब आपने असीमित मात्रा में संग्रहण की पूंजीपतियों को अनुमति दी तो किसान के लिए भी तो ये कम से कम तय कर दीजिए कि निजी क्षेत्र में खरीदने पर भी वो समर्थन मूल्य लागू होगा। नहीं तो जैसे पंजाब ने किया है कि 3 साल की सजा का प्रावधान कर देंगे, वो देश में क्यों नहीं की जा सकती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो मैं बात कर रहा हूं या डायरेक्ट सेल की, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर की बात कर रहा हूं, ये इंप्लीमेंटेड है अधिकतर राज्यों में, जो कृषि मंत्री ने बताया। तो फिर आपत्ति क्या है? अभय दुबे जी, आपत्ति ये इस देश में अगर थोड़े बहुत कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने बेटे को किसान बनाना चाहता है? अगर आधुनिकता को हम कृषि क्षेत्र में शामिल नहीं करेंगे तो लगातार ये सेक्टर सिकुड़ता हुआ चला जाएगा और किसानों की आत्महत्या की खबरें आती हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अगर उसमें आधुनिकीकरण को नहीं लेकर आया जाएगा तो उनकी जीवन स्तर में बदलाव कैसे आएगा? इसको लेकर अगर एक बहुत बड़ा कृषि सुधार हो रहा है तो इसको लेकर इतनी ज्यादा आलोचना क्यों? क्या जितने भी तीनों कृषि कानून के प्रावधान है सब आपको निरस्त करना ही सही लगता है? क्या उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो किसानों की बेहतरी के लिए आपको नजर आता हो? जो बेहतरी के लिए नजर आता था उसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने राज्यों को प्रेरित कर करके लागू किया है। आप इस भुलावे में मत रहिए। वो कृषि यंत्रों की आधुनिकीकरण की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा कि कहीं बिहार का किसान ले जाकर मणिपुर भेज दे। अरे प्रधानमंत्री जी, 86% छोटे किसान है, 2 हेक्टेयर भी जमीन उनके पास नहीं है। प्रैक्टिकल बात आप कीजिए। हम कह रहे हैं कि 14 संशोधन खुद सरकार ने दिए किसानों को सुझाव के रूप में। इसका अर्थ यह कि 14 गलतियां तो वो थी कानून में जिसको आप स्वयं स्वीकार रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको निरस्त कीजिए। राज्यों के प्रतिनिधियों को किसानों के साथ बैठिए। प्रधानमंत्री जी, हम सब स्वागत करेंगे, आप हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन अहंकारी सत्ता को अहंकार इतना है कि वो पूंजीपतियों को पोषित करने में लगी है। इसलिए ये दंभ है इनका और कानून वापस नहीं लेंगे। कोई और सरकार होती आजाद भारत की तो एक क्षण नहीं लगाती। कौन चाहेगा कि अपने अन्नदाता को सड़कों पर ऐसे दरबदर की ठोकर खाने भेज दें? अरे उनको खलिस्तानी, जब जब भी डरते हैं ये पाकिस्तान की शरण में चले जाते हैं, खलिस्तानी बताते हैं। प्रतिपक्ष आवाज उठाता है तो गुमराह गैंग बताते हैं। अरे कृपा कीजिए, हम खुद स्वागत करने आएंगे। कानूनों को निरस्त कीजिए, किसानों की बात सुनिए, आइए पार्लियामेंट में बैठिए और जो 14 संशोधन की आप बात कर रहे हैं और जो किसान मांग कर रहे हैं, एक साथ दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाइए। पूरे 130 करोड़ लोगों के भोजन का प्रबंध वो भूखे पेट रहकर करता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, तो आप अभय और दुबे मैं भी जी, किसान के परिवार क्या से आते हैं। 1988 में किसानों के बहुत बड़े आंदोलन में जब 5 लाख से ज्यादा किसान राजधानी दिल्ली को घेरे हुए थे, राजीव गांधी सरकार ने जो 35 सूत्रीय मांगे किसानों की मान ली थी, क्या आप चाहते हैं कि वैसा ही कोई फॉर्मूला मोदी सरकार भी निकाले? आप ये चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार किसानों की धैर्यपूर्वक बात सुने। छोटे छोटे बच्चों को लेकर कड़कड़ाती ठंड में, वो चिलचिलाती धूप से लेकर ठंड तक प्रधानमंत्री जी प्रताड़ना झेल रहे हैं। वो हम सबके किसान हैं। आप स्वयं संवाद स्थापित कीजिए। ये टेलीविजन पर तो वो स्वयं संवाद स्थापित कर तो रहे हैं। आज उन्होंने फिक्की के जरिए बोला, बनारस में जाकर भी उन्होंने तमाम बातें कही गई थी अलग अलग प्लेटफॉर्म से। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, विपक्ष की बातों से इतर सबसे बड़ा सवाल यह है कि देखिए, आप लोग फार्मर्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। आगे अब आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं मानती हम तो यहीं पर अड़े रहेंगे, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। मैं तो फिर विनम्रता से कह रहा हूं कि कितने राज्यों के किसान नहीं मान। ये जो कह रहे हैं अभय दुबे जी, किस जमाने की आप बात कर रहे हैं कि यहां से बैठ के दूसरे राज्य में नहीं कर सकता? साहब, टेक्नोलॉजी बदल गई। मैं आपको भी दोष नहीं दे रहा हूं। जब राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया चलता है और 14 पैसे पहुंचता है, आज खट से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पूरा पहुंचता है। आज कहीं से बैठकर कहीं पर भी व्यापार हो सकता है, कहीं से कहीं पर किसी भी चीज की ट्रेडिंग हो सकती है केवल आपके मोबाइल से। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़ में इतना प्रचंड प्रदर्शन हो रहा है, कहां है उसकी फोटो भाई? आपकी सरकार ने मार्च जारी कर दिया होता यहां से वहां तक। मैंने अभी बोला राजस्थान में हो रहा होता तो अब तक आपने मार्च छवा दिया होता। नहीं सुधांशु जी, अगर हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ पर आंदोलनरत हैं तो क्या उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? क्योंकि उसमें देश भर के किसान शामिल नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पूरी बात कहना चाहता हूं। देखिए, किसानों को किस प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है। अभी उन्होंने बोला उद्योगपतियों की बात। अबे जी, आपको पता है कि संग्रहण की आपने बात कही, इस देश में संग्रहण के लिए बड़े कारपोरेट घराने को सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कब दिया गया और किस सरकार में दिया गया, किस वर्ष में दिया गया? बताइए, पता है आपको?
2005 में दिया गया, 7 राज्यों में एफसीआई के प्रोक्योरमेंट का, अडानी को दिया गया, 12% इंश्योर मुनाफे के साथ दिया गया, और जो 2007 से प्रभावी होगा 15 वर्षों के लिए। ठीक है, किसने दिया? हमने दिया। बहुत छोटा सा जवाब अभय जी, ब्रेक के लिए रुकना है, बहुत छोटा सा देखिए ये एफसीआई के प्रोक्योरमेंट का प्रश्न नहीं है, शरद पवार एफसीआई जो प्रोक्योर करेगा वो अनुबंध करके रख सकता है। सुनिए, आज उनका जन्मदिन है, रिलायंस ने इतना बड़ा ऐड निकाला है, किसके साथ है? हमारे साथ है। आजीविका का बताइए ना। और आप तो ऐसा कहते हैं जैसे अडानी और अंबानी 2014 से पहले खोंचा लगाते थे, और अब हमारी वजह से अरबपति हो गए। क्या बात करते हैं भाई? बताइए, अरे जवाब दीजिए, अडानी को दिया था कि नहीं? और दिया था तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन आरोप प्रत्यारोप के बीच अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है, किसान और सरकार के बीच बातचीत कैसे बनेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टक्कर आप देख रहे थे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज किसान पंचायत में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि बीच का फॉर्मूला 6 दौर की बातचीत विफल होने के बाद कैसे निकालेगी सरकार। आप देखते रहिए आज तक फॉरम लॉन्च। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।